नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी की। दोस्तों जल्द ही फॉर्म इसके आएंगे और मार्च में दोस्तों आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप प्रिपेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों रूमर्स इस समय पर बीच में फैल रहे हैं कि उत्तराखंड एलटी के फॉर्म नहीं आएंगे या फिर इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों आपने इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान नहीं देना है। अभी हाल में दोस्तों मेरे द्वारा भी आपको अवगत करवाया गया था दोस्तों कि इस समय पर जो आयोग यूके ट्रिपल एस सी के दोस्तों जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनके द्वारा भी बोला गया है कि हम मार्च में ही एग्ज़ाम को करवाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है, बिल्कुल टाइटली प्रिपेयर करना है। सोचना है कि फॉर्म आ चुके हैं और अब आपके पास काफ़ी कम समय रह गया है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपेयर करनी है। अगर देखिए, अगर एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड भी हो जाती है तो उससे आपको कोई घाटा नहीं होगा। अगर आप कुछ पढ़ लोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, उससे आपका ही कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है। और अगर एग्ज़ाम टाइम पर होता है तो भी आपको फायदा ही मिलेगा, अगर आप अच्छा पढ़ के जाते हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज काफ़ी समय से दोस्तों चल रही है, ये उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों हम आपको पीवाईस क्यूज करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाते हैं, जो कि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं, जिनके दोस्तों आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। आज दोस्तों इसका पार्ट नंबर 34 है। इससे पहले दोस्तों हमने 33 पार्ट्स दोस्तों अभी तक आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी, आज पहली बार अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर दोस्तों आपको लाइन से ये सारे के सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहां से सारे पार्ट्स एक के बाद एक देख डालिए और आपको दोस्तों एक कॉन्फिडेंस जरूर यहां से दोस्तों मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी थ्योरी वाली क्लासेस जरूर आएगी, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया है, हम टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस जरूर लाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो क्लासेस हैं ये काफ़ी आपको बूस्टअप करेगी, सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहने वाली है। तो आज दोस्तों पार्ट नंबर 34। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर हमने दोस्तों यहां पर टाइमर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से, फ्रेंच से, स्पेनिश भाषा से या फिर अंग्रेजी भाषा से? द वर्ड साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर इंग्लिश। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए टाइमर दोस्तों चल चुका है, टाइमर के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपने अपने आंसर को देना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा। देखिए जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा से हुई है, या फिर आप ग्रीक भाषा भी कह सकते हैं। कभी कभार क्या हो सकता है कि अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं है तो फिर आप लैटिन भाषा लिखेंगे, लेकिन ग्रीक भाषा लिखा होगा तो ज़्यादा जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रीक भाषा से दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? विच इज नॉट द सेंट्रल एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया या फिर सीखने वाला? लर्निंग स्टेटस, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर। तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। 15 सेकंड का दोस्तों हमने आपको वक्त दिया है। आपको ऑलमोस्ट दोस्तों इतना ही वक्त मिलता है एग्जाम में, और सोच के समझ के ही दोस्तों वहां पर आप आंसर दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट इज नॉट द सेंट्रल एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सीखने का स्टेटस नहीं होता दोस्तों, सीखने की स्थिति है, यानी कि अधिगम स्थिति बोलेंगे। अगर वैसे हिंदी में प्रॉपर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अधिगम की स्थिति। सीखने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, सीखने वाला, अधिगम करता। ये तीन दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, केंद्रीय क्षेत्र हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। अब स्टेटमेंट दोस्तों आते हैं, बहुत बार बार आते हैं। ये परिभाषा किसकी है?
एलिस को, स्टीफन स्किनर या फिर ट्रो। So educational psychology is the study of psychological aspects of educational situations which who give these definitions, ठीक है। So एलिस, स्टीफन स्किनर या फिर ट्रो। तो चलो ये तो दोस्तों आपका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनको अगर आप याद रखें तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया होगा, ठीक है ना। तो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का आप स्टडी कर रहे हैं। सो ये डेफिनेशन दोस्तों ट्रो के द्वारा दी गई है। तो चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखेंगे, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? चिंतन स्तर, बोध स्तर, पुनर्बलन स्तर शिक्षण या फिर स्मृति स्तर शिक्षण। Which learning level, which teaching level provides the basis of other teaching level? ठीक है, थिंकिंग लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रेनफोर्समेंट लेवल टीचिंग या फिर मेमोरी लेवल टीचिंग। सो ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? टाइमर चल चुका है, फटाफट से अपना आंसर देंगे और लास्ट में दोस्तों जरूर अपना स्कोर बताया करें कि आपका स्कोर कितना रहा। कई अभ्यर्थी आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट कभी नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इसको अपना स्कोर जरूर बताएं, सेल्फ असेसमेंट बताएं, हमें भी एक एक्साइटमेंट लगेगी। यस, इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ये हमारे ये इतना करते हैं तो हम इनके लिए और कुछ करें, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर कोई कार्य किया जा रहा है या किसी भी कार्य को, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारा ही कार्य, किसी भी कार्य को अगर आप लगते हैं कि वो कोई बंदा अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसको जरूर अप्रिशिएट करें। तो उसे अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी मोटिवेट होकर आपके लिए भी और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा। स्मृति स्तर का दोस्तों जो शिक्षण होता है वो अदर लेवल ऑफ टीचिंग को दोस्तों आधार प्रदान करता है। स्मृति स्तर शिक्षण, शिक्षण के जो दोस्तों 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर होता है, इसके अलावा बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। स्मृति स्तर दोस्तों सबसे न्यूनतम लेवल का शिक्षण होता है, इसमें केवल रटने पर दोस्तों बल दिया जाता है, ठीक है ना। ये हर्बर्ट के द्वारा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक। तो ये दोस्तों केवल और केवल आपके प्रत्यास्मरण वो रटने पर ही बल देता है, लेकिन ये दोस्तों आपके अन्य स्तरों को आधार प्रदान करता है। जैसे कि बोध स्तर है, चाहे हम चिंतन स्तर की बात करें तो पहले आप इस लेवल से जब आप पूरा गुजरेंगे देन उसके बाद ही दोस्तों आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे, देन उसके बाद दोस्तों आप चिंतन स्तर पर जाएंगे। तो ये हायर लेवल के स्तर है। सबसे हायर लेवल का कौन सा होता है? चिंतन स्तर होता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से जो सही है आपने उसको चुनना है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन सा करेक्ट है इसमें। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कला है। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान है। अनुदेशनात्मक तकनीक एक शिक्षण मशीन है। अनुदेशनात्मक तकनीक एक साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान है। Which of the following is the correct statement? Instructional technology is the art of teaching. Instructional technology is a science based on teaching skills learning. Instructional technology is a teaching machine. या फिर instructional technique is cybernetics psychology. So what is the right option? Right option is option number A. ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुदेशनात्मक तकनीक दोस्तों आपकी क्या है? एक शिक्षण कला है, ठीक है ना। अनुदेशनात्मक तकनीक का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो आप शैक्षिक तकनीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि एजुकेशन के क्षेत्र में जब आप दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर शिक्षण तकनीकी दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी एक पार्ट है क्या? अनुदेशनात्मक तकनीक। तो अनुदेशनात्मक तकनीक में जो भी आपके पास शिक्षण सामग्री होती है या जो भी आपके पास मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसको उसका प्रयोग करना व्यवहारिक तौर पे भी सैद्धांतिक तौर पे भी दोनों प्रकार से सूचना उसमें प्रदान की जाती है। तो एक तरह की दोस्तों क्या है? ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक। तो एक शिक्षण कला है। तो अनुदेशनात्मक तकनीक में आप क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे आपके पास कोई भी मटेरियल है
आप उसका सूचना देने का काम करते हैं, व्यवहारिक तौर पर भी और सैद्धांतिक तौर पर भी। तो इस तरह से ये क्या है, आपकी शिक्षण कला है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगेन दोस्तों आपका एक स्टेटमेंट है, टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस एम्ड एट डेवलपिंग द प्रैक्टिकल एबिलिटीज ऑफ अदर, अबव डेफिनेशन डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर इज गिवन। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। सो व्हाट इज राइट आंसर? एन एल गेज, जॉन ब्रूबेकर, एडमंड एमिडोन या फिर एच सी मॉरिसन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या है? इसका ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, एन एल गेज इज अ राइट आंसर। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरे की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। अगेन स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप थोड़ा इनको दोस्तों बिल्कुल कहीं लिख लीजिएगा, याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपने कुछ चीजें होती हैं जिनको नोट आउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप उनको याद करेंगे। स्टेटमेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ मुख्य बिंदु दोस्तों आप याद रखें और उससे से ही इसको थोड़ा सा याद करने की दोस्तों कोशिश करें, ठीक है ना। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुप्पुस्वामी ने दोस्तों ये डेफिनेशन दी है कि जो साइकोलॉजी है वो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यानी कि वो साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द टीचर बाय प्रोवाइडिंग हिम द मेनी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। सिंपल सा ये बहुत आसान सी दोस्तों डेफिनेशन है कि शिक्षक की उन्नति में जो साइकोलॉजी है वो योगदान देती है। कैसे? उसको कई सारे कॉन्सेप्ट बताकर, उसको कई सारे प्रिंसिपल या धारणाएं बताकर उसकी उन्नति में योगदान देती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सो हेंज डायलेमा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर चॉम्स्की के भाषिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए ये एमसीक्यू से दोस्तों आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। देखिए वाइगोट्स्की का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो कभी आता है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो आप बोलेंगे वाइगोट्स्की का है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि भैया मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दोस्तों दी गई है? फ्रायड के द्वारा। या फिर मनोविश्लेषण विकास का सिद्धांत, ठीक है, ऐसी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषिक विकास का सिद्धांत है। तो आपके 4 क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं पर ही बन जाते हैं, ठीक। सो चॉम्स्की का विकास, भाषिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सारी चीजें दोस्तों आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो चलिए इसमें टाइमर चला देते हैं भाई, क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? चलिए थोड़ा सा आपको टाइमर को खत्म होने देते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से दोस्तों ये संबंधित है। कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी और इसमें दोस्तों जो हेंज दुविधा है उसको दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है। तो हेंज दुविधा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टाइमर इज ऑफ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोस्तों आपका है डीएनए का फुल फॉर्म। मानव के जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं ना। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब चलिए स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान से देखेंगे। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रमशः होता है। ठीक, तो चलिए टाइमर ऑन कर देते हैं। इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ लर्निंग एंड मैच्योरिटी। Development is not sequential. There is a social expectations of at each stage of development. Development happen gradually. So what is the right option? Option number B is right, that विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है दोस्तों, सिर से पैर तक की और ये होती है। विकास आपका हमेशा क्या होता है, क्रमिक होता है, क्रम होता है विकास का। ठीक है, बाकी दोस्तों जो डेवलपमेंट है उसमें अधिगम और परिपक्वता दोनों आती हैं। इसके अलावा विकास के प्रत्येक चरण में एक सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, विकास हमेशा ग्रेजुअली होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। किशोरावस्था में क्या डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। सो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। संचय प्रवृत्ति, विरोधिक मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। चलिए टाइमर चल चुका है। एक्विजिशन टेंडेंसी, कॉन्ट्रास्टिंग मोड्स, एंजाइटी ऑफ वोकेशन या फिर फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन। देखिए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संचय प्रवृत्ति, संचय मतलब यानी जमा करने की, वस्तुओं को कलेक्ट करने की, जमा करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये किशोरावस्था में नहीं होती है। ये आपकी दोस्तों किसमें होती है, चाइल्डहुड में होती है, यानी कि बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषता है। बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, जैसे कि वीर पूजा की भावना, व्यवसाय की चिंता, विरोधी मानसिक दशाएं, ये सारी बिल्कुल किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। चलिए टाइमर चला देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। संवेग, इमोशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, साथी समूह का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, एंड शारीरिक ढांचा यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन। किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों कौन सा होगा, वो होगा साथी समूह का प्रभाव। ठीक है भाई, देखिए किशोरावस्था के वातावरण में जितने भी संबंधी कारक है उसमें उसके साथी समूह का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो एडोलेसेंस में जो उसका ग्रुप है, जिस फ्रेंड के संग दोस्तों वो रहता है, जहाँ परिवार है, ठीक है, और इसके अलावा जहाँ वो खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स मतलब जहाँ पर स्पोर्ट्स खेलता है या फिर सिनेमा देखता है, ठीक है ना, इन सब का दोस्तों प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है। चलिए टाइमर चला देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर भ्रूणावस्था, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे स्लोएस्ट होती है। चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विकास की जो दर होती है वो सबसे धीमी दोस्तों बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, सर्वाधिक की बात की जाए तो वो होती है 0 से लेके 2 साल तक की जो अवस्था होती है, वहां पर दोस्तों बहुत तेजी से विकास की दर होती है, लेकिन जो सबसे कम होती है वो बाल्यावस्था में होती है। तो विकास की दर कभी पूछा जाएगा सर्वाधिक कब होती है, तो सर्वाधिक शैशवावस्था के दौरान होती है, और बाल्यावस्था में सबसे क्या होती है, न्यूनतम होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूख के रखने की प्रवृत्ति होती है और ये ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या बोलता है। चलिए टाइमर हमने चलाया दिया है कि
ज़्यादातर बालिकाओं की टेंडेंसी होती है एडोलेसेंस के टाइम पर कि वो ज़्यादातर खुद को भूखा रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको मतलब कि साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है? ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता या फिर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो किशोरावस्था में खुद को जो स्टार्व रखने की जो टेंडेंसी होती है, ये मोस्टली गर्ल्स में पाई जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि, ग्रोथ भी आप इसको कह सकते हैं। सो बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए या फिर मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अभिवृद्धि। अब ग्रोथ की दोस्तों हम बात करते हैं तो किससे संबंधित होगा दोस्तों? वो एक्चुअली बालक के शारीरिक विकास से दोस्तों संबंधित है। ठीक है ना। देखिए, अभिवृद्धि एक होता है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। देखिए, जो वृद्धि की हम बात करते हैं तो वो केवल और केवल किससे होता है? शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है। विकास क्या होता है? सभी तरह का परिवर्तन। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। ठीक है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है दोस्तों, वो एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे आपकी हाइट है, वो एक समय के बाद रुक जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया इसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। ठीक है। शारीरिक विकास से ही दोस्तों ये क्या आपका सीमित है। ठीक, तो ये आपने यहाँ पर समझना है। ठीक, तो वैसे देखा जाए तो ये मात्रात्मक प्रक्रिया है जहां पर मात्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि कितनी इसकी हाइट है, ठीक, कितना मतलब ये आप एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, मात्रा से इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखेंगे एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुस्तक है, ऑथर ऑफ द बुक ऑफ एडोलेसेंस। चलिए टाइमर भी चला देते हैं जल्दी जल्दी। तो एडोलेसेंस बुक के दोस्तों लेखक कौन है? हमने दोस्तों आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी दोस्तों आपको बताया कि जो एडोलेसेंस बुक है इसके बहुत फेमस लेखक हैं और उनके द्वारा दोस्तों एक फेमस स्टेटमेंट भी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल, इनके द्वारा दोस्तों एडोलेसेंस बुक लिखी गई है। इन्होंने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि भैया जो स्टेनले हॉल के द्वारा ही जो किशोरावस्था को दोस्तों इन्होंने तूफानों और संघर्षों की दोस्तों अवस्था बोला है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों स्टेनले हॉल एक मनोविज्ञानी है और इनकी जो बुक है इसका भी नाम याद रखेंगे और इसके अलावा जो इनका स्टेटमेंट है वो भी दोस्तों अपने ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, वर्टिकल ना होकर सर्कुलर होता है। विकास में गति की दर एक सी रहती है, डेवलपमेंट रेट हमेशा सेम रहता है। विकास मस्तिष्का दोमुखी क्रम में होता है। ठीक, विकास केंद्र से बाहर की ओर को होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? राइट ऑप्शन, चलिए टाइमर चला देते हैं। ठीक, तो क्या इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? देखिए, मस्तिष्कादोमुखी क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, फिर सिर से लेके क्या होगा? पांव तक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। इसके अलावा लंबवत ना होकर क्या होता है? ये वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल कह सकते हैं, सर्कुलर कह सकते हैं। विकास केंद्र से बाहर की ओर को होता है, यानी कि पहले इनर पार्ट का विकास होगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों की ओर को विकास जाएगा, बाहर की ओर को होगा। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, लेकिन विकास की जो दर होती है वो एक सी नहीं रहती है। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, विकास की गति की दर एक सी रहती है, वे बिल्कुल गलत है। विकास की गति की दर हमेशा बदलती रहती है। अभी दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि सबसे तेज 0 से लेके 2 वर्ष में विकास बहुत तेजी से होता है, बाल्यावस्था में बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर किशोरावस्था में फिर तेजी से होता है विकास। तो विकास की गति हमेशा एक सी नहीं रहती है। अगला देखेंगे,
अभिक्रमित अधिगम प्रोग्राम लर्निंग निम्न में से किस पे आधारित है? गेस्टाल्ट, परंपरागत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर क्षेत्र सिद्धांत? प्रोग्राम लर्निंग किस पर बेस्ड है? गेस्टाल्ट पे, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर फील्ड थ्योरी? बहुत दोस्तों अच्छा ये प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए ये दोस्तों आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे दोस्तों आधारित है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है अभिक्रमित अधिगम। अभिक्रमित अधिगम का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो भी आपके पास कंटेंट है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक सीक्वेंस के रूप पर आप क्या करते हैं, उस चीज को सिखाते हैं, यानी कि एक के बाद एक आप प्रेजेंट करते जाते हैं। ठीक, तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। ठीक है, इसका प्रयोग भी बीएफ स्किनर के द्वारा ही दोस्तों किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? चलिए घड़ी की टिक टिक चला देते हैं। रेनफोर्समेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। It is related to which of the following psychologists? E.H. Erikson, B.F. Skinner, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg. So what is the right option? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, बी.एफ. स्किनर। देखिए बी.एफ. स्किनर, इनके लिए दोस्तों जो पुनर्बलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन दोस्तों क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना है कि इनके लिए जो सेंट्रल चीज है वो दोस्तों कौन है? रेनफोर्समेंट है। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा इंग्लिश में जो स्टेटमेंट होगा ये एनिमल ना होके दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन होना चाहिए। रेनफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर फॉर अ ह्यूमन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, या फिर प्राणी भी कह सकते हैं। खाली यहाँ पर एनिमल, एक खाली एनिमल के कॉन्सेप्ट में नहीं, इसको आप मतलब इसको ब्रॉड ले। एनिमल का सेंस मतलब खाली जानवरों के लिए नहीं होता, इसको आप ह्यूमन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज वेल एज एनिमल पे भी। ठीक है ना? यानी कि ऑफ एन लिविंग आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी जो लिविंग है यानी कि जो जिंदा है, जीवित है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? जीन पियाजे की दोस्तों जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है उनमें से कौन सी नहीं है? देखिए क्या है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर दोस्तों होगा इनफॉर्मल होगा। ठीक है, इनफॉर्मल ऑपरेशन, सेंसरी, इमोशनल, प्री ऑप्शनल या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक दोस्तों कुछ नहीं होता है, फॉर्मल होता है। ठीक है, अनौपचारिक की जगह पे क्या होते हैं? औपचारिक होती है, औपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक, तो ऑप्शन अगर इस इंग्लिश के ऑप्शन से देखा जाए तो चारों करेक्ट है। फॉर्मल होता है, ठीक है ना? तो फॉर्मल ऑपरेशनल वो होती है चौथी दोस्तों ये अवस्था होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात की गई है? अभी दोस्तों मैंने कुछ सिद्धांत दोस्तों आपको बताए थे एक के बाद एक, तो आप दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं कि किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पे बल दिया गया है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग इज एम्फेसाइज्ड एंड म्यूचुअल कंस्ट्रक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ दैट नॉलेज इज टॉक्ड अबाउट। ठीक है, किसमें ये बोला गया है? ये व्यक्तिक निर्मितवाद में यानी कि पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक निर्मितवाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक व्यवहारवादी सोशल बिहेवियरिस्ट, या फिर सोशल संरचनावादी, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इस तरह से। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्शनिस्ट। ओके, और ये हो गया कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका सामाजिक
सामाजिक निर्मितवादी। सामाजिक निर्मितवादी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसमें अभी आपको बताया गया था कि दोस्तों जो आपका वाइगोट्स्की है, ठीक है, तो वाइगोट्स्की के द्वारा ही दोस्तों क्या है सामाजिक निर्मितवाद का दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक, तो इन्होंने यही माना है कि अगर आपको ज्ञान का निर्माण करना है, ठीक, तो उसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक एवं जो आपकी लैंग्वेज है उसको दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कौन सा युग्म इसमें सही है, इसमें से कौन किसको करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखेंगे कर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक संयोजनवाद, मैस्लो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो कर्ट लेविन ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, थॉर्नडाइक कनेक्टिविज्म, ठीक है ना, या फिर कनेक्शनिज्म, ठीक, मैस्लो लर्निंग एरिया थ्योरी, या फिर स्किनर क्लासिक कंडीशनल थ्योरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक संयोजनवाद या फिर संबंधवाद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो थॉर्नडाइक दोस्तों आपके क्या है, संबंधवाद से संबंधित हैं, बाकी बिल्कुल गलत है। कर्ट लेविन, ठीक है, कर्ट लेविन का दोस्तों कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, ये है, ठीक है, अधिगम का क्षेत्र संबंधित सिद्धांत। ठीक है ना, तो फील्ड थ्योरी के द्वारा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैस्लो की, तो मैस्लो का दोस्तों क्या है, मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। बाकी अगर दोस्तों हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर का तो दोस्तों क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वो किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, पावलोव के द्वारा। ठीक है, तो ये पावलोव का है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों इनका सबका कनेक्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, या फिर अर्जित अभिप्रेरणा। चलिए घड़ी को चला देते हैं। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर टू रिसीव अफेक्शन, मोटिवेशन, ये क्या है, नेचुरल मोटिवेशन है, आर्टिफिशियल मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन है, या फिर एक्वायर्ड मोटिवेशन है। सो राइट ऑप्शन इज दिस इज नेचुरल मोटिवेशन, यानी कि स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। ठीक है, डिजायर टू रिसीव अफेक्शन ये नेचुरल है चीजें। ठीक है, ये कोई ना आर्टिफिशियल है, ना ही ये कोई नेगेटिव इमोशन के अंतर्गत आता है, और मोटिवेशन के अंतर्गत आता है, ना ही दोस्तों ये अर्जित है। ठीक है, ये नेचुरल है, हर कोई चाहता है कि उसको कोई स्नेह करे। ठीक है, तो ये नेचुरल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे, मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है, इसको क्या बोलते हैं, टीएटी बोलते हैं, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित है, सील गुण सिद्धांत, सील गुण प्रकार सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, टीएटी की टीएटी। तो टीएटी दोस्तों क्या है, यानी कि थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि मरे के द्वारा दोस्तों प्रोपाउंड किया गया था। तो ये किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से रिलेटेड है। सो राइट ऑप्शन इज दिस इज साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है ना, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत से ये संबंधित है। ठीक है, ये आपकी प्रक्षेपी विधि है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। चलिए इस बार थोड़ा सा जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज नॉट रिलेटेड टू एबिलिटी मॉडल। ठीक है, क्या है, संवेगों का आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग, संवेगों का संक्रमण, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, परसेप्शन ऑफ इमोशन, यूज ऑफ इमोशन, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इमोशन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संवेगों की आत्मधारणा। ये संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का एबिलिटी मॉडल किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था, ये दिया गया था जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवी। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। ठीक,
तो इसमें क्या क्या था, इसमें दोस्तों प्रत्यक्षीकरण करना आता है, ठीक है, इसके अलावा प्रयोग करने की, ठीक है, इसके अलावा प्रबंधन करने का योग्यता इसके अंतर्गत आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी दोस्तों इसमें आता है, ठीक है, लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, शोधन निम्नलिखित में से क्या है, ठीक, रिफाइनमेंट या उदातीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है, यह चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्य के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगेन टाइमर को चला देते हैं। तो क्या है दोस्तों, when the behavior of consciousness appear to be semi-conscious, when the person direct his energy towards artistic and creative work, when a person tries not to think about the reason causing stress. So what should be the right option? Option number दोस्तों B is correct. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्य के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से दोस्तों क्या है, ये एक रचनात्मक व्यक्ति है और इसमें दोस्तों क्या है, व्यक्ति अमान्य विचार को सही रूप में बदलता है। तो व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्य के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन स्वालीनता के लक्षण है, यानी कि ऑटिज्म का लक्षण है। चलिए घड़ी चला देते हैं। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या फिर उपरोक्त सभी। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म? पुअर सोशल बिहेवियर, ठीक, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, पुअर कम्युनिकेशन, ऑल रिटन अबव। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ऑटिज्म में दोस्तों सभी आता है। देखिए सबसे पहले तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, यानी कि अगर कोई ऑटिज्म में आएगा तो उसका पुअर सोशल बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको समायोजन में दिक्कत आएगी, ठीक है, कठिनाई होगी, भावनाओं को अपने दोस्तों व्यक्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा रूढ़िगत उसका व्यवहार रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, ठीक, और असहयोगी टाइप का व्यवहार रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, कमजोर संप्रेषण रहेगा। ये सभी दोस्तों ऑटिज्म के सिम्टम्स है, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 28, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, यह समस्या समाधान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष, जब समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये दोस्तों गलत है। यह निरंतर चलने वाली दोस्तों प्रक्रिया है। समायोजन दोस्तों हमेशा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है, ठीक। बाकी ये जो चौथा ऑप्शन है पूरा नहीं है। इसके अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और संघर्ष, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट द पर्सन एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हाँ वैसे ये ज़्यादा सही है, इंग्लिश में ज़्यादा सही दिया हुआ है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो जो पर्सन है वो उसको एक्सपीरियंस होता है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हिंदी में थोड़ा सा गलत सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर आपका थोड़ा सही दिया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। प्रश्न भी दोस्तों हमने कई बार करा चुके हैं। अभिसारी चिंतन, अनुकरण, अपसारी चिंतन या फिर मॉडलिंग। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है, कन्वर्जेंट से, इवोल्यूशन से, डाइवर्जेंट से या फिर मॉडलिंग से।
सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को के कई तरह के सॉल्यूशन को प्राप्त करने की कोशिश करना दोस्तों आपका एक डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल का एलिमेंट नहीं है। चलिए घड़ी चलाते हैं। केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली या फिर सर्जना, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम या फिर क्रिएशन। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएशन दोस्तों इसका तत्व नहीं है। इसमें दोस्तों आपके क्या क्या आते हैं? केंद्र बिंदु यानी कि उद्देश्य या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप इसको, ये आएगा। दूसरा दोस्तों आपका क्या आता है? संरचना, संरचना को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक प्रणाली, ठीक, सोशल सिस्टम, एंड देन फोर्थ इसके बाद क्या आता है? इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन आता है। ठीक है, ये दोस्तों हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में आपको बता चुके हैं। तो ये दोस्तों शिक्षण के प्रतिमान, द मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हमारी क्लासेस दोस्तों आप जरूर देखिएगा, वहां पर आपको ये चीजें सारी समझ में आएंगी। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर के ये थे 30 प्रश्न। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक और क्लास के संग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।